हेलो एवरीवन। आज के इस व्याख्यान में हम भाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। अपने व्यापक रूप से तो भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और न उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और यह बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, केवल बोल सकने में सक्षम मनुष्यों का होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य की उच्चारण अवयवों से निसृत ध्वनि समष्टि होती है, अर्थात अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनि से भी विचार विनिमय हो सकता है, किंतु वह भाषा के अंतर्गत नहीं आती। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियां या शब्द सार्थक तो होते हैं, किंतु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात संबंध नहीं होता। यह संबंध यादृच्छिक अर्थात माना हुआ होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि समष्टि या शब्द का जो अर्थ है वह यूं ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया जाता है। यदि यह संबंध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि समष्टियां यूं ही मानी हुई या यादृच्छिक न होती तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। हिंदी का भाषा शब्द अंग्रेजी में लैंग्वेज, फारसी में जबान, रूसी में यजिक, जर्मन में स्प्राके और अरबी में लिसान तथा ग्रीक में लेइखेइन न होता। इस यादृच्छिकता की अपनी सीमा होती है। ऐसा भी असंभव नहीं कि अनेक शब्दों के निर्माण के समय निर्माणकर्ता के मस्तिष्क में या उनके सामने कुछ ऐसे तत्व रहे हों जिन्होंने शब्द के बनाने में सहायता की हो। साथ ही भाषा के अस्तित्व में आ जाने के बाद ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं जो यादृच्छिक न होकर साधारण और सुचिंतित होते हैं, अर्थात जो माने हुए नहीं होते बल्कि उनके निर्माण के पीछे कोई तर्क संगत आधार होता है। भाषा एक व्यवस्था होती है, उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझता है। भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाता है, भविष्य काल का नहीं। यदि गहराई से देखा जाए तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य रचना सभी स्तरों पर उसमें व्यवस्था होती है। वाक्य स्तर पर हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम होता है, किंतु अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म का। यह वाक्य के स्तर की व्यवस्था है। हिंदी में तत्सम प्रत्यय विदेशी शब्द के साथ प्राय नहीं आता है, इसीलिए हिंदी में दीनता बनता है, गरीबता नहीं। यह शब्द स्तर की व्यवस्था है। एक दृष्टि से भाषा में व्यवस्था दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। भाषा की संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि के स्तर पर जो व्यवस्था है वह भाषा के भीतर की अर्थात आंतरिक व्यवस्था होती है। बाहरी व्यवस्था भाषा भाषियों में इस रूप में होती है कि किसी भाषा भाषी समुदाय के एक सदस्य के लिए किसी वस्तु, प्रत्यय, प्रतीक का जो संबंध होता है दूसरों के लिए भी वही संबंध होता है। उदाहरण के लिए सभी हिंदी भाषियों के मस्तिष्क में पुस्तक वस्तु का एक ही प्रत्यय या बिंब होता है जो पुस्तक प्रतीक से व्यक्त होता है। इस तरह एक भाषा के सभी भाषियों में वस्तु, बिंब, प्रतीक की दृष्टि से सहमति होती है। यदि ऐसा न हो
तो वक्ता पुस्तक कहे और श्रोता कॉपी कागज या कुछ और समझे। यह है भाषा की बाहरी व्यवस्था जो भाषा को समाज में बोधगम्य बनाती है। भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में वह बोली और समझी जाती है कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। अब हम मानव भाषा के अभिलक्षणों के बारे में बात करेंगे। यहाँ अभिलक्षण से आशय है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करते हैं। इस तरह मानव भाषा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलगाते हैं। परंतु इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भाषा केवल मनुष्यों की ही वपुति नहीं होती, अपितु इस सृष्टि में अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से स्पष्टतः अलग है। उसके अपने कुछ अभिलक्षण हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। अर्थात इन अभिलक्षणों में कुछ तो अन्य जीवों की भाषाओं में मिलते हैं, किंतु सभी अभिलक्षण केवल मानव भाषा में ही प्राप्त होते हैं। मानव भाषा के मुख्य अभिलक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है यादृच्छिकता, दूसरी है सृजनात्मकता, तीसरी है अनुकरण ग्राह्यता और चौथी है परिवर्तनशीलता। पांचवी है विविक्तता और छठी है द्वैतता। सातवीं है भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता, आठवीं है अंतरणता और नवीं है मौखिकता श्रव्यता और 10वीं है असहज वृत्तिकता। मानव भाषा का पहला अभिलक्षण है यादृच्छिकता। यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता। पानी के लिए सभी भाषाएं पानी का ही प्रयोग करती। अंग्रेजी वाटर का प्रयोग नहीं करती, न फारसी में आपका और न रूसी में पदा का। विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों में हम ये यादृच्छिकता पाते हैं। अभी हम शब्द के स्तर पर यादृच्छिकता की बात कर रहे थे। व्याकरण के स्तर पर रूप रचना तथा वाक्य रचना में भी यही बात है। अंग्रेजी कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करती। उदाहरण के लिए राम स्लैप्ड मोहन, किंतु हिंदी ने का प्रयोग करती है, राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। ऐसे ही हिंदी में वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया राम ने पत्र लिखा का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर्म का राम रोट ए लेटर। इस तरह ये सारी बातें यादृच्छिक है। कहीं भी इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, न शब्द के संबंध में और न अर्थ के संबंध में, न रूप रचना में और न वाक्य के पदक्रम या अन्वय आदि में। यही है भाषा की यादृच्छिकता। भाषा का दूसरा मुख्य अभिलक्षण या विशेषता है सृजनात्मकता। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका उपयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का रोज ही प्रयोग करते हैं जो ठीक उसी रूप में पहले कभी भी प्रयुक्त नहीं हुए, लेकिन वाक्यों के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह कमाल भाषा की सृजनात्मकता का ही है, जो वक्ता और श्रोता दोनों की ही भाषिक क्षमता में होती है और उसी के परिणाम स्वरूप
वक्ता नित्य नए नए वाक्यों का प्रयोग कर लेता है और श्रोता उन्हें समझ लेता है। केवल मानव भाषा में ही सृजनात्मकता का गुण होता है। अन्य जीव जंतुओं की भाषा में इसका गुण नहीं होता है। वे अपनी भाषा में इस तरह का सृजन नहीं कर सकते। वे जैसा जानते हैं उसको वैसा ही दोहरा भर सकते हैं। इस अभिलक्षण को उत्पादकता भी कहा गया है। भाषा का तीसरा लक्षण है अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं जानता, किंतु अन्य सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपने समाज से, अपने परिवेश से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता उनमें जन्मजात होती है। अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएं भी अनुकरण से सीख सकता है, किंतु कोई अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह मानव भाषा आनुवंशिक नहीं होती, जैसे कि अन्य सभी जीव जंतुओं की भाषाएं होती हैं। भाषा के इस अभिलक्षण को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा गया है। सांस्कृतिक प्रेषणीयता भी कहा गया है, क्योंकि संस्कृति के साथ साथ उसके एक अंग रूप में भाषा सीखी जाती है। इसे परंपरानुगामिता भी कहा गया है, क्योंकि परंपरा या रूढ़ी के रूप में भाषा सीखी जाती है। और इसे अधिगम्यता भी कहा गया है, क्योंकि भाषा सीखी जा सकती है। भाषा का चौथा अभिलक्षण है परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरण, कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रही है। संस्कृत काल का कर्म प्राकृत काल में कम हो गया तो आधुनिक काल में काम। इस तरह चिर परिवर्तनशीलता भी मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषाओं से अलग करती है। इस अंतर का मुख्य कारण इस मानव भाषा का अनुकरण ग्राह्य होना ही है, जबकि अन्य भाषाएं आनुवंशिक होती हैं।